हेलो एवरीवन, आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है घटना सूत्र के डेली न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम में, जहां पर हमने एडिटोरियल और जो प्रीलिम संबंधी न्यूज़ थे उन्हें हमने डिस्कस किया है। यहां पर हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें एमसीक्यूज व मेंस के क्वेश्चन आंसर है उसको देखेंगे। तो पहला जो प्रश्न आज का बात करता है, आपने देखा होगा कि डायर वुल्फ को क्या किया गया, जो विलुप्त हो गया था 12,000 साल पहले पाया जाता था, उसको यहाँ पर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया जा रहा है, रीइंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उससे संबंधित आर्टिकल जो पहले स्टेटमेंट बोलता है कि यह अमेरिका महाद्वीप में रहने वाली एक विलुप्त प्रजाति थी जो ग्रे वुल्फ से उसके बड़े आकार व अनोखी आनुवंशिक संरचना के कारण भिन्न थी। साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन बात कर रहा है कि जो क्रिस्पर तकनीक का उपयोग कर डायर वुल्फ जैसी विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने के लिए निकट से संबंधित प्रजातियों के डीएनए को संशोधित करके संभावित उपाय के रूप में किया जा रहा है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सॉरी, ये वाला स्टेटमेंट है। अगर आप देखें क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया जाता है, मनुवांछित जो हमारा डीएनए है उसमें उसको परिवर्तित करके नए डीएनए को नए जीन में चेंज लाया जा सकते हैं। ठीक है, जीन इंसर्ट किया जा सकता है। तो उससे संबंधित यह आर्टिकल था जिसमें यह प्रश्न बना है। दूसरा प्रश्न बात करें, भारत में सूर्य घर योजना को लागू करने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है। तो आप देखेंगे ये नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत अगर आप देखेंगे सौर ऊर्जा पर प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए जो मंत्रालय यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय होगा। ठीक है, यहाँ पर सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बात हो रही है। फिर अगला आर्टिकल प्रश्न बात करेगा किसके बारे में, बिग कैट अलायंस के बारे में कौन सा कथन गलत है। अगर आप देखें तो अगर आप देखें पहला है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBC की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर की थी। सही है स्टेटमेंट। IBC केवल बाघों और शेरों का संरक्षण है, लेकिन नहीं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो बिग कैट्स की जितनी भी 7 प्रजातियाँ होती हैं उन सभी को लेकर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा हम एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन सी होती हैं, उनको लेकर क्या किया जाता है, संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता, जगुआर व प्यूमा। तो जो 7 प्रजातियाँ होती हैं बिग कैट की, उनको संरक्षित करने के लिए प्रयास हो रहा है। IBC जिसे बोला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत को IBC मुख्यालय सचिवालय की मेजबानी करने के नामित किया, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे। चौथा प्रश्न बात करेगा, बिहार में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए PM सूर्य घर योजना के तहत कौन से उपाय किए जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, अर्थात प्रत्येक चयनित मॉडल सौर गाँव को बिहार सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बिहार में 800 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, जिससे प्रत्येक मॉडल का सौर गाँव को 1 करोड़ की सहायता मिले। बिहार का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में सौर पैनल स्थापित करना है। तो ये बिहार जो PM सौर घर योजना है उसका यहाँ पर प्रयास है। पाँचवें प्रश्न बात कर रहा है, भारत में राज्यपाल की शक्तियों संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृत करने से इंकार करने का विवेकाधिकार है, कुछ शर्तों के अधीन है। दूसरा बात कर रहे हैं, राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद की सलाह से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। और तीसरा बात कर रहा है, राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा भंग करने की शक्ति होती है, लेकिन केवल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। तो केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, यहाँ पर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है, उसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट बात करें, अगर राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है मंत्रिपरिषद की, लेकिन निर्णय मंत्रिपरिषद सिफारिश पर होता है, ना कि अगर आप देखेंगे केवल मुख्यमंत्री की। ठीक है, मुख्य परीक्षा संबंधी पहला प्रश्न है जो बात करेगा, भारत की शहरी अर्थव्यवस्था पर वेतन स्थिरता, महंगाई, घटते उपभोक्ता विश्वास का क्या परस्पर प्रभाव है। समग्र मांग पर प्रभाव का विश्लेषण करें तथा इन समस्याओं से निपटने हेतु एक समग्र शहरी नीति प्रस्तावित करें। अगर आप देखें भारत की जो शहरी अर्थव्यवस्था है, जो राष्ट्रीय GDP है, साथ ही साथ रोजगार का बड़ा हिस्सा योगदान देती ही है। महामारी के बाद कई चुनौतियों का सामना भी कर रही है, जैसे वेतन में स्थिरता हो, महंगाई हो, घटते उपभोक्ता विश्वास के कारण कमजोर मांग उत्पन्न हो रही है, और ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। अब इनके बीच अगर आप देखें परस्पर संबंध भी दिखाई देते। स्थिर वेतन, कुछ क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ने के बावजूद शहरी वेतन स्थिर या घट रहे हैं, खासतौर पर असंगठित क्षेत्रों में, जिससे उपभोक्ता क्षमता घटती जाती है। महंगाई का दबाव लगातार हो रहा है, फूड इन्फ्लेशन हो चाहे फ्यूल संबंधित इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही है। फिर इससे क्या, उपभोक्ता विश्वास भी यहाँ पर घट रहा है। साथ ही साथ RBI को उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षणों से पता चला कि लोगों के भविष्य की आय और रोजगार को लेकर निराशा है, जिसमें खर्च के बजाय बचत को प्राथमिकता दे रहे हैं। समग्र मांग पर प्रभाव अगर आप देखिए, ये कारक एक दूसरे को बढ़ाते हैं। वेतन में स्थिरता हो, महंगाई हो, वास्तविक आय घटती है, जिससे उपभोक्ता घटता है, उपभोग घटता है। समग्र शहरी नीति रणनीति हो, शहरी योजना वेतन समर्थन हो, चाहे मनरेगा जैसे शहरी योजनाएं लागू करें, न्यूनतम वेतन लागू करवाएं और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। शहरी आवश्यकताओं महंगाई प्रबंधन के लिए प्रयास किए जाने, PM आवास है, चाहे PM जो उज्ज्वला योजना है, उन पर क्या किया जाए, सब्सिडी वगैरह दी जाती है।
इसको यहाँ पर प्रभावी रूप से लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही साथ GST दरों कम करने का प्रयास करें, है ना, जहाँ पे क्या हो, आवश्यक वस्तुओं पर खासतौर पर जो खाद्य संबंधी वस्तुएं पर कम होना चाहिए, जैसे डेली यूज संबंधी वस्तुओं पर कम होना चाहिए, जिससे उपभोक्ता का विश्वास बढ़े। शहरी अवसंरचना पर ध्यान दिया जाना चाहिए, अमृत स्कीम जैसी स्कीम्स है। साथ ही साथ अगर PM आवास अर्बन जो है शहरी है, उस पर लगातार कार्य करने की आवश्यकता है। फिर शहरी शासन सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। जो शहरी शासन है, चाहे नगर निगम हो, चाहे लोकल गवर्नेंस हो, शासन हो, उसमें लगातार बेहतरी लाने की आवश्यकता है। शहरी अर्थव्यवस्था की वर्तमान समस्या आपस में जुड़े हुए कारकों एक जटिल श्रृंखला है। इससे बाहर निकलने के लिए रोजगार, मूल्य स्थिरता, उपभोक्ता समर्थन, दीर्घकालिक निवेश, एक समन्वित नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। फिर आज का दूसरा प्रश्न बात करेगा, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी किस प्रकार परिवर्तन ला सकती है। इसके सूक्ष्म उद्यमिता व ग्रामीण लॉजिस्टिक में संभावित योगदान पर चर्चा करें। हालांकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में तक सीमित समझी जाती है, लेकिन यह ग्रामीण भारत में परिवहन, ऊर्जा, उद्यमिता में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था परिवर्तन के तरीके अगर देखें, जैसे कम लागत वाला परिवहन, EVs की कम संचालन लागत से किसानों व ग्रामीण श्रमिकों को लाभ होगा। इससे बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बेहतर होगी। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण, सौर ऊर्जा से EVs चार्ज कर सकते हैं, जिससे ईंधन पर निर्भरता घटेगी और ऊर्जा निर्भरता बढ़ेगी। रोजगार सृजन अगर आप देखें, EV मरम्मत, बैटरी पुनर्चक्रण और चार्जिंग सेवाओं में स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सूक्ष्म उद्यमिता व EVs, ग्रामीण परिवहन सेवाएं, ई-रिक्शा, ई-बाइक के माध्यम से स्थानीय परिवहन डिलीवरी सेवाएं शुरू की जा सकती हैं, जिसमें महिलाएं भी उद्यमिता कर सकती हैं। कृषि लॉजिस्टिक बारे में देखें, किसान सीधे उपभोक्ताओं तक उत्पाद पहुँचा सकते हैं, जिसमें लाभ मार्जिन बढ़ेगा और बिचौलियों की भूमिका घटेगी। शेयरिंग व किराया मॉडल, EV शेयरिंग सेवाएं ग्रामीण सहकारी समितियां SHG के माध्यम से चलाई जा सकती हैं। आय की राशि अगर देखें, फेम योजना है हुआ, राज्य EV नीतियों के तहत लक्ष्य सब्सिडी ऋण, PM गति शक्ति, PM कुसुम के माध्यम से चार्जिंग ढांचे का विस्तार होना चाहिए। NRLM, NULM जैसी ग्रामीण सेवाओं के साथ EVs को जोड़ा जाना चाहिए। निष्कर्ष में अगर देखें, यदि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को ग्रामीण विकास से जोड़ा जाए तो यह टिकाऊ परिवहन योजनाएं, रोजगार, हरित विकास की दिशा में एक मजबूत कदम हो सकता है। इससे ग्रामीण शहरी अंतर भी कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर्टिकल फिलहाल इतना ही, और आज के डिस्कशन में हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।